फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 तक हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। भाग 4 का यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5। ठीक, तो भाग 5 में हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक, मंत्री परिषद। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो 2 लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। कौन है? एक तो हमें पढ़ना है महान्यायवादी और दूसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, इन दोनों के बारे में पढ़ना है क्योंकि इन दोनों से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग महान्यायवादी की बात करें तो जो महान्यायवादी का उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो महान्यायवादी है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। ठीक है, मतलब भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा? महान्यायवादी होगा। ये कहा गया है आर्टिकल 76 में। ठीक, अच्छा, फिर नियुक्ति कौन करेगा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, योग्यता क्या होगी महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए? तो जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त कर सकता है। मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ठीक, कोई व्यक्ति जिसको महान्यायवादी बनना है। अच्छा, आर्टिकल 76 का पार्ट 2 क्या कहता है? इसके कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक, कि महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है? तो ये कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को विधि से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। मतलब उन्हीं जिन विषयों को राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करेगा उन्हीं विषयों पर जो महान्यायवादी है वो सलाह देगा सरकार को। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 76 का पार्ट 3 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उन सभी में इसको सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, ये इसके अधिकार की बात हो गई, कर्तव्य की बात हो गई, अधिकार की बात हो गई, योग्यता की बात हो गई। ठीक है, अब जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसे उसके पद से हटा सकेगा। ठीक है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब ये भी है कि उसको वही वेतन प्राप्त होगा जो राष्ट्रपति तय करेगा, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की है, हटा भी राष्ट्रपति सकता है और सैलरी भी उतनी ही मिलेगी महान्यायवादी को जो राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक, तो ये वाला ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट देके पूछ लेता है कि महान्यायवादी को जो सैलरी मिलेगी वो संसद द्वारा तय की जाएगी। तो नहीं, कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, फिर आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो महान्यायवादी है ये ना तो संसद का सदस्य होगा ना मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, लेकिन ये किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में बोल सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता। ठीक, सदस्य नहीं बन सकता, मतदान नहीं कर सकता, लेकिन बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है। ठीक, तो ये कुछ थोड़े से इन्फॉर्मेशन थी महान्यायवादी के बारे में। ठीक, इतनी ही बस जानकारी आपको होनी चाहिए महान्यायवादी के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये क्या है? इनके बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक इनके बारे में व्याख्या है। ठीक, तो आर्टिकल 148 के अनुसार एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में कॉमन क्या है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है पद पर। लेकिन यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या है कि
सिर्फ राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सिर्फ उसी विधि से हटा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, उन्हीं उसी पूरे प्रोसेस को फॉलो करके तभी वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, तो यहाँ पे उनका कोई पदावधि का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक पदावधि होती है, और कितनी होती है? 6 साल या तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा होगा उसी आधार पर उनकी पदावधि डिसाइड की जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट, जब रिटायर हो जाएंगे, ठीक, जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उसके बाद भारत सरकार के अधीन किसी पद को ये महालेखा परीक्षक धारण नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इन्हें जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, चूँकि इनका काम होता है लोक लेखा का परीक्षण करना। ठीक, अभी हम लोग आगे इनके कार्य को देखेंगे, तो इनको लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है। ठीक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लोक लेखा समिति क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, ये सारी समितियाँ पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि लोक लेखा समिति में जो लोक लेखा होता है उसकी मतलब जांच की जाती है। ठीक है। तो लोक लेखा समिति का आँख और कान किसको कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। और इनको सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहा जाता है, संरक्षक। ठीक, सार्वजनिक धन का इनको संरक्षक कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 149 में, ठीक, तो 148 हो गया कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 149 क्या कहता है? उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक, कि क्या क्या कर्तव्य हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ उनको प्राप्त है। ठीक। अच्छा, 151 क्या कहता है? कि जो संघ के लोक लेखा संबंधी प्रतिवेदन होंगे, ठीक है, संघ के जो लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन होंगे, उन सारे प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के सामने रखेगा, और राष्ट्रपति उन सारे प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाएगा। ठीक, मतलब इनका काम क्या है? वही लोक लेखा का प्रतिवेदन करना। ठीक। फिर 151 का क्लॉज 2 क्या कहता है? कि राज्य के लोक लेखा संबंधी, ऊपर संघ था, इधर राज्य है, राज्य के लोक लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के सामने रखेगा और विधानमंडल के समक्ष। मतलब इसको राज्य और संघ दोनों के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को रखने का अधिकार है। ठीक है, दोनों के बारे में ये ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद लास्ट इसमें ये पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये बस छोटा सा लेक्चर था महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ के फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।